ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा है इन्होंने मैच का, कि ना सिर्फ सीज फायर करा दिया, खुद अपने आप को एक बहुत ही बड़े सिक्योरिटी डिलेमा से बचा लिया है, बिकॉज नाउ इट डजंट हैव टू चूज। अब ईरान भी उनसे खुश है और सऊदी अरेबिया भी उससे खुश है। आपने देखा होगा इससे पहले शायद एक दिन या 1.5 दिन या वक्त कंटिन्यूम हो गया है कि जो अरागची ने जो पाकिस्तान के बारे में जो किया था ट्वीट अंग्रेजी में, उसके एंड में वो फारसी में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था, ये अरागची ने लिखा था। तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग कि वहां से जरा मुझे यकीन लगने लगा कि ओके कि ईरान को एक क्रेडिबल नेगोशिएटर मीडिएटर मिल गया है, एंड आई थिंक दैट शुड हैव बीन ए सिग्नल टू अस। और यहाँ तक कि ट्रंप ने भी अपने ट्वीट की शुरुआत में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ये लिखा है। इनफैक्ट दोनों के जो रेस्पॉन्सेस है, उनका पहला काम इनको शुक्रिया अदा किया। तो मैं थोड़ी देर सोच रहा था कि लाइक पाकिस्तान के पास कुछ लेवरेज है नहीं टू डिमांड दिस फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ना कुछ ऐसा तोहफा है कि ठीक है हम आपको आम भिजाने वाले हैं, आम सीजन में जरा हमारा नाम भी ले लें। सो लाइक व्हाई डिड दे डू इट? एंड आई थिंक दे डिड इट बिकॉज ये 2 वीक वाला सीज फायर वाला आइडिया मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से आया है। सो आई थिंक दे हैव एक्नॉलेज्ड कि वो 45 डेज का जो चाइना के साथ जो पाकिस्तान ने शुरू में ऑफर किया था, आपको याद है जब इसाफदार बीजिंग गए थे वांग यी से मिलने, तो इट इज आई थिंक कि वही प्रपोजल जो चाइना के साथ था उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने कहा ठीक। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये है कि कंसेशन जो ईरान ने किया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दूंगा, और देखिए आप ऑलरेडी 20% से तेल की कीमत गिर गई है, 112 से 94 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि ये हमारी जीत है, हमने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, खैर ये तो बार बार दोहराते रहे कि सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके हैं, लेकिन अगर इस युद्ध विराम को वो अपनी जीत के तौर पर दिखा रहे हैं तो क्या अमेरिका और दुनिया इसे इस रूप में लेगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हैज टू गिव अ सीरियस स्पीच। ये जो फालतू बकवास जो करते हैं ना वो बीच में, वो छोड़ देना चाहिए। ही शुड कम एंड गिव अ वेरी शॉर्ट 10 मिनट स्पीच, और उसमें ये कहना चाहिए कि देखो हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो टू एंड ईरान एज ए थ्रेट टू द वेस्ट, और ईरान का जो थ्रेट्स थे उसमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, दूसरी उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, तीसरी उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, ये उसके थ्रेट्स थे। अब हमने जो नेगोशिएटेड डील किया है उससे इट हैज बिकम वेरी क्लियर कि ईरान इज नॉट गोइंग टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स, और ईरान ने देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो इवन इफ ईरान कंटिन्यूज विथ इट्स बैलिस्टिक प्रोग्राम, वी हैव ए डिटरेंस अगेंस्ट ईरान। और जो तीसरी चीज है, एक तो प्रॉक्सीज खुद कमजोर हो गए एंड ईरान हैज अग्रीड नॉट टू सपोर्ट, वो तो उसके बगैर डील नहीं होगी। तो ही शुड कम आउट एंड से कि हमने ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं, विच इज वेरी ट्रू। जो नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव है कि जंग मुसलसिल चलती रहे, ईरान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, वो दैट इज नॉट हैपनिंग। तो अगर ये शुरू से अगर ये संजीदा बात करते ना तो अमेरिकन्स वुड हैव एक्सेप्टेड दिस, इतना बवाल नहीं होता यहाँ पर। अगर ये कहते कि हम ट्राई करेंगे रिजीम चेंज, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, बट एटलीस्ट हमारी सिक्योरिटी तो हमने, which is true कि ईरान की जो कैपेसिटी है टू थ्रेटन द वेस्ट इज रिड्यूसिंग डे बाय डे, मतलब उसकी कन्वेंशनल थ्रेट्स भी खत्म हो रहे हैं। अब ये और बात है कि किस तेजी से ईरान रिकवर करता है, एंड इट डज, बट आई थिंक दिस इज आल्सो ए लेसन फॉर ईरान कि देखिए इस ईरान हैज मिस्ड द बेस्ट चांस टू बिकम ए विकसित ईरान, विच वाज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एरा खत्म हो गया है। इंडिया और चाइना ने जीत गया ग्लोबलाइजेशन, बट ईरान मिस्ड ऑन इट, जैसा श्रीलंका भी मिस किया। श्रीलंका सिविल वॉर की वजह से मिस किया, ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आइसोलेट हो गया। तो अब ईरान के लिए तरक्की करना, टू बिकम, ईरान इज एन ऑलरेडी अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी है एट 4,500, लेकिन ईरान शुड हैव बीन लाइक ए यूरोपियन कंट्री। तो ईरान नीड्स टू थिंक कि क्या हम हमारी इकोनॉमिक गोल्स परस्यू करें या खाली आइडियोलॉजिकल गोल्स? मुझे लगता है ये डिबेटेबल पॉइंट है कि ईरान जो चाहता था उसे वेस्ट करने देता क्या,
क्योंकि जब वहां रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उसके पहले भी अमेरिका किस तरह से वहां दखलंदाजी कर रहा था, जी अपनी अपना उपनिवेश बना के रखना चाहता था, वहां जो चुने हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनके तख्ता पलट रहा था। तो ईरान किस मजबूरी में ये सब कर रहा था, ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो फिलिस्तीन में इजराइल कर रहा था जी अमेरिका की देखरेख में, उससे कैसे लड़ा जाता, उसको उस वो भी एक बड़ा पॉइंट था। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या ये इजराइल का, जैसे आपने कहा, इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्या? इजराइल के लिए नहीं उतना ज्यादा जितना नेतन्याहू के लिए है। सी देयर इज अ डिफरेंस देयर। नेतन्याहू अभी भी उनकी माफी नहीं हुई, उनके खिलाफ अभी भी केसेस चल रहे हैं और उनकी जो गोल था कि ये रेजिम निकल जाए। देखिए, ट्रंप इज टेकिंग एन ऑफ रैंप। जहां तक इजराइल का सवाल है, वो ही इज नॉट फिनिश्ड द जॉब। और अब देखेंगे एंड ऑफ द डील कि क्या वो जो 450 किलो जो एनरिच यूरेनियम है, क्या वो देता है। मुझे लगता है ईरान विल कुड सरेंडर द एनरिच यूरेनियम बट नॉट द राइट टू एनरिच इट। आई थिंक दैट इज व्हाट द इरानियंस विल डू कि नहीं, हम तो एनरिच करेंगे, उसकी काबिलियत हम रखेंगे। ये और बात है कि हम एनरिच नहीं करेंगे 70-80% तक, बट वी विल हैव द साइंस, वी विल सी व्हाट दैट कम्स आउट। जो पहले एग्रीमेंट हुआ था ओबामा के समय जी कि हम उसकी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करेंगे, हम एक सर्टेन लेवल तक जो पीसफुल यूज है उसके लिए करेंगे, ये तो राइट नहीं छोड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम जब हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA तोड़ दिया। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, जब अमेरिका के सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात को कंफर्म किया और इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी किया कि ईरान वाज इन फुल कंप्लायंस ऑफ द JCPOA। लेकिन JCPOA वाज ओनली लिमिटेड टू न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो हिजबुल्ला, हूतीज वगैरह का था। तो इजराइल का प्रॉब्लम ये था कि फॉरेन पॉलिसी और अरबों का भी जो गल्फ कंट्रीज है, दे सेड कि भाई ये तो आपका जो अग्रीमेंट है ईरान का, आप पैसे दे रहे हैं ईरान को, बट ईरान इज बिकमिंग रिच एंड फंडिंग हिजबुल्ला एंड हूथीज, ये शिकायत थी उनकी। तो दे वांटेड एन अग्रीमेंट जिसमें ईरान की फॉरेन पॉलिसी को भी टाई अप किया जाए। तो इसलिए ट्रंप ने वापस ले लिया था JCPOA। तो उसके बाद ये 60% तक गए एनरिचमेंट, वरना ईरान वाज इन कंप्लायंस। और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम 2003 में यही आयतुल्लाह खमेनी, जिनका अभी मारा है इन्होंने, हैड इशूड ए फतवा अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। ये तो ईरान की रिलीजियस पोजीशन है कि वी विल नॉट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। और मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इनकी सबकी ओपिनियन ये है कि न्यूक्लियर वेपन इज हराम बिकॉज टारगेटिंग सिविलियंस वगैरह को लेकर। तो ये ऑफिशियल पोजीशन है ऑफ इस्लामिक लीगल स्कॉलर्स भी। बट आई हैव ए फीलिंग कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू टेक एन ऑफ रैंप। और अब मेरे ख्याल से वो नेतन्याहू को कहेंगे कि भाई तुम्हारा अब जाएं, आपका मैंने जो करना है कर दिया, अब मुझे अपने डोमेस्टिक इश्यूज पर फोकस करें। मुझे ग्रीनलैंड की बात करना है यूक्रेन है, नेटो है, और बेचारे मार्को रूबियो को क्यूबा में वही गलती करना है जो यहाँ ईरान में की है। सो दे आर गोइंग टू मूव टू अदर टॉपिक्स, मुझे लगता है। बट क्या डोनाल्ड ट्रंप विल बी एबल टू सस्टेन? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में खुद ऐसे लोगों को भर लिया है हु विल अंडरमाइन दिस सीज़फायर। बिल्कुल, मैं यही सवाल करने जा रहा था आपसे। जी, विराम टिकेगा क्या इजराइल की नीयत और उसके अतीत को देखते हुए? और फिर जैसा आपने कहा कि ट्रंप की मंडली में ही ऐसे लोग हैं जो इसे टिकने ना देंगे। तो एक इजराइल विल बी लुकिंग फॉर एनी एक्सक्यूज टू हिट ईरान, बिकॉज उसको तो जंग चाहिए। और देखिए, इजराइल इज कंप्लीटली अनरिलायबल। अब देखिए, अब गाजा में सीज़फायर सपोज टू बी, कुछ नहीं हुआ। व्हाट हैज हैपेंड? फेज 2 का तो कुछ भी आगे ही नहीं बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट इंटरेस्ट एंड अटेंशन भी चला गया। नोबडी इज पुशिंग द थिंग। तो वी आर फर्स्ट फेज भी अचीव नहीं हुआ ऑफ सीज़फायर, क्योंकि अभी भी वायलेंस चल रहा है। वेस्ट बैंक में और बढ़ गया है वायलेंस। तो अगर बिकॉज द यूएस इतना ज्यादा इन्वॉल्व था इस जंग में, मुझे लगता है कि नेतन्याहू कोई बड़ी चीज करने से पीछे हटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमास तो कुछ नहीं कर सकता गाजा में, लेकिन ईरान फौरन दुबई पे एक रॉकेट मार सकता है।
विच विल अगेन ब्रिंग अमेरिका इन, वे सारे फोन कॉल शुरू हो जाएंगे अमेरिका को कि भाई, क्योंकि आपने देखा कि कतर इज थिंकिंग ऑफ रिमूविंग अमेरिकन बेसिस, और वैसे भी रिमूव क्या, वो ऑलरेडी तबाह हो गया है पूरी तरह से. सो द यूएस विल बी अंडर प्रेशर टू रिमेन, जैसा कि मनामा का बेस है बहरीन में, अगर उसको रॉकेट मार दिया ईरान इन रिस्पॉन्स टू ये, या हॉर्मुज रोक दे दोबारा क्योंकि इजराइल, सो इजराइल थोड़ा कंटेन रहेगा. बट द क्वेश्चन इज के क्या रिजीम अपनी पॉलिसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लाएगी या नहीं, विल इट कंटिन्यू विथ इस कॉन्फ्रंटेशनल. और देखिए इनके पीछे दो बाप दादा बैठे हैं चाइना और रशिया. Are they going to be happy with this end of this? I'm not sure कि पुतिन is happy कि सीजफायर हो गया. पुतिन के लिए तो चांदी हो गई थी, अब फिर वापस अटेंशन यूक्रेन पे आ जाएगा. That is one thing. And इनके लिए तो कभी कभी हम चेस खेलते वक्त कि ओपोनेंट की रानी को मारने के लिए कभी घोड़ा या कभी हाथी सैक्रिफाइस कर देते, तो मुझे लगता कि चाइना और रशिया ये ईरान को सैक्रिफाइस कर रहे थे टू गो आफ्टर द यूएस, एंड नाउ सडनली वो टैक्टिक्स उनके लिए अवेलेबल नहीं है. बट अल्टीमेटली आई थिंक के ग्लोबल ऑर्डर में उतनी तब्दीली नहीं आएगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर ये सीजफायर होके वर्ल्ड अगर ये पीस हो जाता है, बिकॉज वी आर बैक टू द सेम सिचुएशन विथ नॉट मच चेंज, अगर आप सोचे. बिल्कुल, लेकिन जीसीसी कंट्रीज इस समय क्या सोच रही होंगी? क्या उन्होंने तो एक राहत तो खैर ठीक है मिल ही गई उनको, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में वो अब अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम से बाहर आने के बारे में सोचेंगे, नया डेवलप करने की सोचेंगे? क्या चल रहा होगा? इस सीज फायर से उन्हें क्या सबक मिल रहे हैं? मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब देना चाह रहा हूँ जी. तो इंडिया, क्यों आप जानते हैं इंडिया के इतने ओपिनियन आर्टिकल, इतने चैनल्स हैं, इतने एक्सपर्ट्स हैं, कितने लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, फिर भी एक डिबेट है कि क्या इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है या नहीं ऑन फॉरेन पॉलिसी. ये सवाल उठता है, इज देयर अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और नॉट. फॉर एग्जांपल इंडिया के सारे एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर देंगे अगर हमारे दर्शकों के लिए तो अच्छा है. तो जैसा कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी वो होती है कि पब्लिक पॉलिसी को सरकार के बाहर भी डिबेट किया जा रहा है, जैसा कि थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज में, जैसा हमारे पास एक पॉलिसी डिस्कशंस होता है, हम लोग पेपर्स लिखते हैं यूनिवर्सिटी में बैठ के. आपको पता है हर महीना स्टेट डिपार्टमेंट एक फोन कॉल करता है जिसपे मैं और 250 और प्रोफेसर होते हैं जो हमसे कंसल्ट करते हैं. अभी भी होता है वो, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अलग. तो ये सो देयर इज ए कंसल्टेशन भी चलते रहता है सरकार के साथ. तो अब आप गल्फ पे आ जाइए, तो गल्फ के लिए एडवाइस करने के लिए इज देयर ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी? नो. वो जैरेड कुशनर से बात करेगा एमबीएस में, क्या करूं? कैन यू इमेजिन हु इज ही गोइंग टू कॉल? क्योंकि जो उनके स्कॉलर्स हैं वो तो डर के बैठे हुए हैं. अगर किसी स्कॉलर के मुंह से कोई बात निकल गई, राइट. आज मैंने एक बहुत बड़े इंडिया के जनरल को इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे पूछा आप ये जंग देखकर आप सरकार को क्या एडवाइस दोगे? तो उन्होंने पहले कहा कि सरकार तो बहुत हमारी जबरदस्त है, उसको एडवाइस की मेरी जरूरत नहीं है. उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया. तो आप सोचिए एमबीएस के सामने कौन कुछ बोलेगा. तो बट यू नो व्हाट दे डू, वो फॉरेन कंसल्टेंट्स को ले लेते हैं. तो अब जो रीथिंक करेंगे गल्फ वाले, वो रीथिंक अमेरिका में बैठे हुए, बर्तानिया में बैठे हुए कंसल्टेंट्स करेंगे. So I have a feeling कि they are in a trouble. What they need to do is to think, not what to think. They need to first think it through. क्योंकि उनके लिए जो उनका हल था, the solution for security, that became the problem. मतलब अमेरिका की presence was supposed to protect them. A, it didn't protect them. B, it made them the target. अब उसका मतलब ये नहीं है कि ये भगा दे सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका को भगा देंगे फिर तो कौन लड़ेगा? हुतीस से फॉर एग्जांपल अगर हुतीस चढ़ाई कर देती है यूएई के ऊपर या ओमान के ऊपर, बाजुई है वो, तो हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट देम? क्या वो लड़ेंगे? उनके बच्चे तो सब बाहर भाग जाएंगे, जैसा कुवैत के साथ हुआ था. या पता है कुवैत ने एक गोली नहीं मारी थी सद्दाम हुसैन जब घुस के आ गया था. दे रेस्ड इन देयर कार्स टू सऊदी अरेबिया, भागे वो. सो फॉर देम इट इज अ ह्यूज डिलेमा. एंड आई थिंक वो जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में जिसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान थे, that is a beginning of a long term solution for खाड़ी की रीजनल सिक्योरिटी.
विदाउट यूएस। आई थिंक दैट इज द प्लान। लेकिन वो एक दूसरे को उतना ट्रस्ट नहीं करते, उतनी डेप्थ नहीं है। ये मैं सवाल एम्बेसडर तलमीज अहमद से भी पूछा था कि क्या स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है गल्फ में हु कैन थिंक थ्रू कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी नए नए थिंक टैंक्स बने हैं, देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग। तो अगर आप अल जजीरा कभी कभी देखें आप, तो उनके स्कॉलर्स आते हैं, बट बहुत झिझक के, बहुत डर के वो बोलते हैं, एंड दे आर अलाउड टू, मतलब उनके लिए एक पतली गली बनी हुई है कि आप अमेरिका को क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट हमारी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हमारे डिलेमास को आप पेश कर सकते हैं, हमारी परेशानियों के बारे में आप पेश करते हैं, वो भी ज्यादा नहीं। देन द गवर्नमेंट लुक्स इनकॉम्पिटेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो देखिए इस वक्त तो सबसे प्रॉब्लमेटिक पोजीशन तो दुबई की है। दुबई देखिए, यूएई इज 7 डिफरेंट कंट्रीज, पता है ना आपको। यूएई इज नॉट वन कंट्री, दुबई इज अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम अबू धाबी, जिसके पैसों पे दुबई चलता था। और दुबई वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईरान। ईरान के सैंक्शंस की वजह से दुबई पैसे बनाया, अब वो टूरिज्म वगैरह से पैसे बनते हैं, वो सारा का सारा भरम टूट गया है ना। सो उसका फ्यूचर कैसा बनेगा? इट्स सो दे हैव सिक्योरिटी से हट कर दे हैव इकोनॉमिक चैलेंजेस व्हिच दे हैव टू फेस। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है, इस युद्ध विराम को लेकर आप कितने आशावादी हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये सचमुच में टिकेगा? इस्लामाबाद में जो वार्ताएं होनी है वो एक मुकम्मल हो पाएंगी, कुछ किसी मुकाम तक पहुंच पाएंगी? जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की थ्योरीज वगैरह पढ़ाते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है स्पॉइलर का, कि एक तो वो रहता जो गारंटर है, जो नेगोशिएटर है, मीडिएटर है, वो पाकिस्तान रोल पर। अब यहाँ पे वेरी क्लियरली द स्पॉइलर इज नॉट जस्ट इजराइल बट द इरानियन लॉबी इन अमेरिका, जो एंटी जो दूसरी लॉबी है, पर्शियन लॉबी कहना चाहिए उसको, उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, बट वो इजरायली लॉबी के साथ मिलकर वो बहुत गंद मचा रहे हैं और मचा सकते हैं यहाँ पर। तो दे आर गोइंग टू प्ले द स्पॉयलर्स। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सख्ती से उनके खिलाफ कोई स्टेप ना ले या वार्निंग ना दें कि अगर आप इफ यू कंटिन्यू टू स्पॉइल दिस सीज फायर मेरे लिए, देन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वो मैसेज नहीं जाती इजराइल को और उसकी लॉबी को यहाँ पर अमेरिका में, देन द चांसेस आर कि वो कोई ऐसा ही हरकत करेंगे जिससे ये सीज फायर खत्म हो सकता है। बट अदरवाइज राइट नाउ मुझे लगता है कि देर इज ऑल्सो ए फैटिग, वॉर फैटिग आप कह सकते हैं, इन ऑल द पार्टीज। तो वो थोड़ा सांस लेना भी चाहते हैं। एंड लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कल सीज फायर जैसा शुरू होगा, सारे पार्टीज इतनी तेजी से हथियार बनाना शुरू कर देंगे, रिप्लेनिशिंग देयर वेपन्स। सो दैट इज क्लियर कि 2 हफ्ते के बाद दे विल बी फार मोर हेविली आर्म्ड देन दे आर नाउ। इसमें कोई शक की बात नहीं, सब पार्टीज की बात करूं इंक्लूडिंग द गल्फ कंट्रीज, वो हथियार लेना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर सीज फायर फेल हुआ तो जो लड़ाई शुरू होगी वो अब जितनी लड़ाई है उससे ज्यादा भयंकर होगी। एक और सवाल जी, क्या टेको टिका रहेगा युद्ध विराम पर? सुबह शाम बदलता रहता है यो? मुझे लगता है सबक सीख गए हैं, ये सबक सीख गए हैं कि अरे यहाँ पे तो मेरी नाक ही कट रही थी, यू नो लाइक। एंड आपको पता है यहाँ पे एक और एक चीज शुरू हो गई थी कि फौजी जनरल्स वर गोइंग टू रिफ्यूज द ऑर्डर। ये ऑलरेडी 3 को तो फायर कर दिया, आर्मी चीफ और इन सबको हटाया, उससे तो साफ दिख रहा। हाँ, और देखिए दिस इज वेरी क्लियरली जो होलोकॉस्ट के बाद जो जर्मनी के न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, उसमें ये जवाब के these were my orders was unacceptable। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बॉस ने कहा कि ब्रिज उड़ा दो तो मैंने ब्रिज उड़ा दिया। तो उनसे पूछा जाएगा क्या तुमको ट्रेनिंग में नहीं बताया था दिस इज अ वॉर क्राइम? तो सो देयर इज नो एक्सक्यूज। अब ये और बात है कि अमेरिका को कौन कोर्ट को ले जाएगा और खड़ा करेगा, बट इट इज पॉसिबल डोमेस्टिकली। आपको शायद पता नहीं है कि बाइडेन के खिलाफ यहाँ अमेरिका में जेनोसाइड का केस फाइल हुआ था अमेरिका में। तो जो जज ने जजमेंट दिया उसने ये नहीं कहा कि ही सेड मेरा जजमेंट डू नॉट अज्यूम दैट आई एम सेइंग ही इज इनोसेंट ऑफ जेनोसाइड कोल्यूजन। मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी ने ये केस लेकर आया उसकी लोकस स्टैंडिंग नहीं है ये केस लाने की, तो उसने टेक्निकलिटी पे बाइडेन को छोड़ दिया व्हाइल ही वाज स्टिल प्रेसिडेंट।
हाँ, आपके सुनने वाले जो इंटरेस्टेड हैं जस्ट गूगल कर लें द केस अगेंस्ट बाइडेन, तो अमेरिकन्स ही विल गो आफ्टर दीज पीपल। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आज या कल एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के एक वॉर हीरो को के ऊपर वॉर क्राइम्स के चार्जेस लग गए हैं जस्ट टुडे। काफी फेमस हीरो है वॉर क्राइम्स, तो उसने जो वॉर क्राइम्स किया लिटरली लोगों को मारा अफगानिस्तान में, उसके ऊपर मर्डर चार्जेस शायद लगकर केसेस आज शुरू हो गए। सो इवेंचुअली ये सब देखकर वो जनरल्स तो एक लेट्स अज्यूम कि दे आर क्वाइट एथिकल पीपल, डिसिप्लिन पीपल, वो खुद ही नहीं करना चाहेंगे। दूसरी चीज ये कि दे नो कि देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी। आपको पता है हेनरी किसिंजर भी यूरोप के कई मुल्कों को नहीं जा सकते थे आफ्टर सम टाइम। और आपको लग रहा, आपने कहा ट्रम्प की नाक का सवाल था, क्या मिड टर्म इलेक्शन को देखते हुए नाक बची रहेगी, थोड़ा सा वापसी होगी रेटिंग्स वगैरह में? देखिए आपको पता है दो किस्म के तेल बिकते हैं, एक जो ब्रेंट ऑयल है और दूसरा WTI होता है। तो यूजुअली WTI इज द अमेरिकन ऑयल। तो पिछले 3-4 दिन से WTI वाज मोर देन ब्रेंट, यानी हमारे पास तेल ज्यादा महंगा हो गया था, हालांकि हमारा तेल यही निकल रहा था। तो ऑलरेडी आप देखते हैं डीजल $5.5 के ऊपर चला गया था और ऑयल, तो दैट वाज द नंबर वन थिंग दैट वाज हर्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि उससे रोज चिढ़ाती लोगों को। सुबह उठ रहे हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं वो महंगा, दूध खरीद रहे हैं वो महंगा, तो सुबह से ही आपको डोनाल्ड ट्रम्प पे चिढ़ लगने लग जाती थी। सो नाउ ही इज होपिंग कि, और आपने देखा कि कितना गिर गया है तेल की कीमत, सो द प्राइसेस विल गो डाउन, और वो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे 1-2 महीने में वो खत्म हो जाएगा। एंड सो ही कैन से, अब वो हमारे पास अक्टूबर सरप्राइज कहते हैं, वो अक्टूबर में कुछ ना कुछ करेंगे मेरे ख्याल से, ग्रीनलैंड पे हमला, या वो चेक्स जो टैरिफ के चेक्स है वो शायद पब्लिक को भिजा दें लाभार्थी के तौर पर, एंड ट्राई टू विन। सो ही इज गोइंग टू ट्राई समथिंग इन अक्टूबर। लेकिन अगर आज इलेक्शन होता है तो ही विल लूज 70 सीट्स इन द हाउस। अभी सिर्फ 2 की मेजोरिटी है, कह रहे हैं कि 70 की मेजोरिटी आ जाएगी डेमोक्रेट्स को 435 में से, और जो सेनेट है जो 100 का, उसमें भी चांसेस है। हमारे पास जो सेनेट का इलेक्शन होता है वो हर 2 साल होता है, 6 साल के लिए, तो सिर्फ 33 आते हैं। तो बाज वक्त ज्यादा सेनेट डेमोक्रेट्स विल बी एट रिस्क, बाज वक्त ज्यादा रिपब्लिकन्स। तो इस बार रिपब्लिकन्स आर नॉट एट दैट मच रिस्क, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि वो सेनेट भी हार जाएंगे। अगर वो सेनेट हार गए तो वो उनको इम्पीच किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से फिर इस युद्ध विराम को बचाना ट्रम्प के लिए बहुत जरूरी है, मजबूरी भी है, जरूरी भी है। वो किसी भी सूरत में इसको बिगड़ने नहीं देना चाहेंगे। बिकॉज दिस इज द बेस्ट ही इज गेटिंग।